चलिए तो हेडलाइंस के बाद 7 बजे की खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर रायपुर रेलवे स्टेशन के पार्सल गोदाम में आग लगी है और बाहर रखे पार्सल में आग लगी है। आग ने वाहनों को भी अपने चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 2 तस्वीर आप देख रहे हैं, आग लगी और उसके बाद ये अब से कुछ देर पहले की जब अंधेरा था, और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर आग अब भी लगी हुई है। पार्सल गोदाम में आग लगी, आग वाहनों तक पहुंच गई है, चपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो ये 2 अलग अलग तस्वीरें, ये बीती रात की तस्वीर जब आग लगी और उसके बाद ये सुबह की तस्वीर जब आग पर काबू पा लिया गया। तो बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन के पार्सल गोदाम में आग लगी है और इस आग ने वाहनों को भी अपने चपेट में ले लिया है। चलिए तो आग कैसे लगी, इन तमाम अपडेट्स के साथ हमारी सहयोगी सुप्रिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी है। सुप्रिया, कैसे आग लगी और फिलहाल हम देख पा रहे हैं आपके पीछे में आग पर नियंत्रण तो पा लिया गया है, लेकिन कैसे लगी आग, क्योंकि वाहन भी बहुत सारे जल गए। बिल्कुल, देखिए हम रायपुर रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं और यहाँ पर का नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये रायपुर का रेलवे स्टेशन है जहाँ पर जो सामान है उस पर आग लग गई अचानक से, और वो जो सामान जल रही थी तो उन्होंने गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। और आप देखिए कि अभी यहाँ पर पतासाजी की जा रही है, आग लगने के कारण को पता लगाया जा रहा है। तमाम जो टीम है वो मौजूद है और एक एक चीज़ की तलाश कर रही है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति ने अगर किसी चीज़ को फेंका होगा और उस वजह से आग लगी होगी तो उसका भी पता लगाया जा रहा है। तो इस वजह से आप देखिए कि कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर तफ्तीश की जा रही है कि आखिरकार आग लगने की वजह क्या है, क्योंकि ये जो कि आप यहाँ पर आग लगने के जो कारण है उनका पता लगाया जा रहा है। और आप देखिए कि कुछ मिला भी है टीम को, तो इसलिए आप देखिए कि तमाम जो जांच के पहलू है, एक एक पहलू के दृष्टि से जांच की जा रही है। और यहाँ पर पुलिस की टीम भी मौजूद है और यहाँ पर तमाम जो टीम है वो मौजूद है और आग लगने के कारण को पता लगाया जा रहा है। ये घटना सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है, जहाँ पर भीषण आग लगी थी और अभी फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि 112 की टीम को मौके पर ही कॉल कर लिया गया था और उसके बाद फिर आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन आग लगने का जो कारण है उसका पता लगाया जा रहा है। तमाम जो टीम है वो एक एक सामान की जांच कर रही है कि किसी व्यक्ति ने या किसी उत्पात नहीं मचाया होगा या फिर और कुछ सामान तो यहाँ पर नहीं फेंका होगा या किसी का उपद्रव तो नहीं होगा। तो ये तमाम सामग्रियों की खोजबीन की जा रही है और यदि कोई सामग्री मिलती है तो सामग्री की खोजबीन के बाद खड़े होते हैं। पार्किंग में आग लगी थी, बहुत सारे वाहन उसकी चपेट में आए थे, उसके बाद इस तरह की घटना हुई है। तो अब पूरे नुकसान की भरपाई किस तरीके से होगी, क्या रेलवे इसकी भरपाई करेगा? कैसे होगी, इसकी जो सूचना है वो अभी तक फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन इसकी भरपाई रेलवे द्वारा की जा सकती है, ये अंदाज लगाया जा सकता है। क्योंकि ये जो घटना है वो पूरी रेलवे की है और ऐसी लापरवाही हुई है, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि सुरक्षा में लापरवाही हुई है। क्योंकि अचानक से ही 5:30 बजे से आग लगने की सूचना मिलती है और आग इतनी जोर से लगती है कि वाहनों को भी अपने चपेट में ले लेती है। यानी कि इतनी आग की जो भभक है वो इतनी ज्यादा होती है कि बाकी जो अन्य सामान है उनको भी चपेट में ले लेती है। यानी कि ये बड़ी लापरवाही कह सकते हैं, क्योंकि अगर रेलवे स्टेशन में अगर कोई व्यक्ति मौजूद था तो इतनी ज्यादा सामान क्यों जले, और गाड़ियों को भी उन सामान ने अपनी चपेट में ले लिया। अगर आग थोड़ी सी भी लगती तो सामान पर जल्द ही पानी छिड़क कर या किसी भी तरह के इंतजाम करके आग पर काबू पाया जा सकता था। लेकिन जो आग जिस तरीके से लगी है, जितनी भीषण आग लगी है, उससे यही पता लगाया जा सकता है कि रेलवे स्टेशन पे लापरवाही एक तरीके से देखने को मिली है। क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें कुछ ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल भी हो सकता है या किसी की शरारत भी हो सकती है। तमाम विषय है, जांच के बिंदु है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया आपका। तो आपको बता दें कि सुकमा से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर जवानों ने आईडी बरामद किया है। सर्चिंग पर निकले जवानों ने यह आईडी बरामद किया है। पोलमपल्ली के अरलपल्ली इलाके में आईडी मिला है और जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने यह आईडी लगाया था। तो मौके पर ही आईडी को ब्लास्ट कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन और डीआरजी की कार्रवाई। तो सुकमा से बड़ी खबर, तस्वीर आप देख रहे हैं।
आईडी को डिफ्यूज किया गया, उसको ब्लास्ट करके नष्ट किया गया। जहां पर 74वीं बटालियन सीआरपीएफ की और डीआरजी की कार्रवाई की। पहले आईडी बरामद किया, उसको डिफ्यूज किया। तो आपको बता दें कि सुकमा में एक बार फिर नक्सलियों की नाकाम करतूत सामने आई है, जहां पर आईडी लगाया हुआ था नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए, लेकिन सीआरपीएफ और डीआरजी की टीम ने इसे बरामद किया और इस तरीके से डिफ्यूज किया, उसे ब्लास्ट करके नष्ट कर दिया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सुकमा में किस तरीके से यहाँ आईडी बरामद होने के बाद इसे डिफ्यूज किया गया। तो बड़ी साजिश नाकाम हुई है नक्सलियों की। जवानों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने ये आईडी प्लांट किया था। राजा राठौर हमारे चैनल की सब जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजा, क्या ये माना जाए कि एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे नक्सली? निश्चित तौर पर नक्सली पिछले जो नक्सल घटनाएं हैं उनका अगर जिक्र किया जाए तो नक्सली पहले आईडी ब्लास्ट करके जवानों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके बाद ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग करते हैं। सूचना मिली थी सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के जवान और डीआरजी के जवानों को कि नक्सलियों द्वारा पोलमपल्ली के अरलमपल्ली इलाके में आईडी प्लान किया गया है। लिहाजा कमांडेंट डीएन यादव और एसपी सुनील शर्मा के निर्देश के बाद जो सीआरपीएफ और डीआरजी के जवान उस इलाके में सर्चिंग पर निकले, जहां से आईडी बरामद कर मौके पर ही उसे ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया गया है। चलिए, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राजा आपका। लेकिन एक बड़ी साजिश को यहां पर डीआरजी और सीआरपीएफ की टीम ने नाकाम कर दिया है। रुक करेंगे मध्य प्रदेश से मिल रही बड़ी खबर का, जहां आज दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति। जबलपुर पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के समारोह में शामिल होंगे। सुबह 9:40 पर सीएम शिवराज उपराष्ट्रपति की अगवानी करेंगे। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में भव्य आयोजन होगा। आदिवासी समाज के लोगों को हित लाभ वितरण का भी आयोजन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त आज उपराष्ट्रपति का दौरा है, मध्य प्रदेश का दौरा, जहां पर वो आदिवासी समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 9:40 पर सीएम शिवराज उनकी अगवानी करने के लिए पहुंचेंगे। तो उपराष्ट्रपति का अहम दौरा, क्योंकि लगातार वीआईपी मूवमेंट है। कल भी यहां पर प्रधानमंत्री का दौरा था। तमाम जानकारियों के साथ हमारी सहयोगी नीलम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी है। नीलम, कल भी पीएम का दौरा, यानी लगातार वीआईपी मूवमेंट है, आज भी उपराष्ट्रपति का दौरा है। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से पूरा कार्यक्रम होगा? जी राहुल, बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार जो है वीआईपी दौरे का जो दौर है वो जारी है और आज भी जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जबलपुर पहुंचने वाले हैं। जो गौंड राजा है शंकर शाह, रघुनाथ शाह, उनके 165 पे बलिदान दिवस पर जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके मुख्य अतिथि के तौर पर जो उपराष्ट्रपति पहुंचने वाले हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका पहला जो है मध्य प्रदेश में दौरा है। अगर हम कार्यक्रमों की बात करें तो सुबह 9:40 पर जो है उपराष्ट्रपति जबलपुर पहुंचेंगे, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान उनकी अगवानी करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, उपराष्ट्रपति के साथ ही राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी शामिल होंगे। इसके साथ ही आदिम जाति कल्याण मंत्री मीनत सिंह और स्थानीय विधायक भी शामिल रहेंगे। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में ये पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनको कई तरह की योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए लाभ वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम से पहले जबलपुर के ही माल गोदाम क्षेत्र में जो गौंड राजाओं की प्रतिमा है वहां पर पहुंचकर उपराष्ट्रपति जो है पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे और करीब 3:30 बजे के आसपास उनकी दिल्ली रवानगी जो है होने जाएगी। राहुल, चलिए, तो इस खबर पर लगातार नजर हम बनाए हुए हैं, आप भी नजर रखिएगा। नीलम, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे और रुक करते अगली खबर का। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के 165वें बलिदान दिवस पर जबलपुर आ रहे हैं और जिनके साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जबलपुर पहुंचेंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह थे कौन।
गोंडवाना वंश के दो वीर राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह की ये कहानी 18वीं शताब्दी की है। उस समय शंकर शाह गोंडवाना के राजा थे और राजकुमार रघुनाथ शाह उनके बेटे। सन 1857 में जबलपुर में तैनात अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट का कमांडर क्लार्क बहुत क्रूर था। वो जमींदारों और जनता को काफी प्रताड़ित करता था। ये देखकर गोंड राजा शंकर शाह ने उसके अत्याचारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजा शंकर शाह और उनके राजकुमार बेटे रघुनाथ शाह दोनों अच्छे कवि थे। उन्होंने कविताओं के जरिए विद्रोह की आग पूरे राज्य में सुलगा दी। ये बात अंग्रेजों को नागवार गुजरी। उन्होंने 14 सितंबर 1857 की रात राजा शंकर शाह के महल को घेर लिया और पिता पुत्र को बंदी बना लिया। जबलपुर शहर में अब भी वो जगह मौजूद है जहां पिता पुत्र को बंदी बनाकर रखा गया था। अंग्रेजों ने उनसे माफी मांगने और साम्राज्य के समर्पण की शर्त रखी, जिसे पिता पुत्र ने ठुकरा दिया और ऐसे में अंग्रेजों ने उन्हें बर्बर तरीके से मौत की सजा सुनाई। 18 सितंबर 1857 को पिता पुत्र को अलग अलग तोपों के मुंह से बांध दिया। जबलपुर के मौजूदा माल गोदाम चौराहे पर तब जनता की भीड़ उमड़ रही थी। तोपों से बंधे पिता पुत्र ने अपनी प्रजा को आजादी की अहमियत पर एक एक छंद सुनाया। छंद पूरा होते ही जनता में राजा और राजकुमार की जय के नारे गूंज उठे। इस बात से बौखलाए अंग्रेजों ने तोप में आग लगा दी और राजा शंकर शाह और राजकुमार रघुनाथ शाह वीर गति को प्राप्त हो गए। वो चाहते तो अंग्रेजों को सबका रहस्य बता देते, जैसा बाकी सभी ने कर लिया, ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते। लेकिन उनको वो जो रानी दुर्गावती की जो आन थी, जिसने आसफ खान के साथ जंग लड़ी थी और इसको पराभूत नहीं होने दिया था, वह आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग और बलिदान की परंपरा शंकर शाह रघुनाथ शाह ने कायम की। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने हंसते हंसते शहादत स्वीकार की, लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। वीर पिता पुत्र की शहादत के बाद पूरे गोंडवाना साम्राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई, जो देखते ही देखते अंग्रेजों के खिलाफ एक शोला बनकर भड़की। जो एक बैठक हुई थी जिसमें पूरे महाकौशल के जो रजवाड़े थे उनको इकट्ठे कर अंग्रेजों का तख्ता पलट करने का प्रयास किया था। इसलिए उस दृष्टि से देखा जाए तो यह अति महत्वपूर्ण जो है आत्मोत्सर्ग है, प्राणोत्सर्ग है या बलिदान है। अंग्रेजों के अत्याचार की इस पराकाष्ठा में भी क्रांति का संदेश देकर हंसते हंसते कुर्बान हो जाना वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह के लिए ही संभव था। हालांकि वीर पिता पुत्र की शहादत को आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों में प्रमुखता से दर्ज होने का इंतजार है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। बढ़ते आगे रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आज से 21 सितंबर तक भेंट मुलाकात का दौर चलेगा। आज विधानसभा में मुख्यमंत्री की चौपाल भी लगेगी। कल डोंडी लोहारा में सीएम भूपेश की भेंट मुलाकात होगी और 20 सितंबर को संजारी बालोद में जनता से बात करेंगे। तो बालोद जिले को सीएम भूपेश बघेल कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार विधानसभा के दौरे पर हैं। आज मुख्यमंत्री की चौपाल बालोद जिले में लगेगी। कल डोंडी लोहारा में सीएम भूपेश की भेंट मुलाकात होगी। 20 सितंबर को संजारी बालोद में जनता से बात करेंगे और बालोद जिले को सीएम भूपेश कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। बढ़ते आगे, ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने मिलकर एक ऑयल फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की, जहां से भारी मात्रा में 1100 किलो मिलावटी कुकिंग ऑयल बरामद किया गया है। फैक्ट्री संचालक रिफाइंड डालडा और तेल को मिक्स कर ये कुकिंग ऑयल तैयार कर देहात में खपाने का काम करता था। खाद्य विभाग ने ऑयल का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। वहीं सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने फैक्ट्री संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर के
ढोली बुआ का पुल स्थित राजेश्वरी एग्रो इंडस्ट्री फर्म की फैक्ट्री में रिफाइंड डालडा और तेल को मिक्स कर कुकिंग ऑयल तैयार किया जा रहा है और उसे तैयार कर देहात के इलाकों में बेचा जा रहा है। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की पुलिस ने खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारियों को साथ मिलकर कार्रवाई की है। जो तेल था वो उसमें डालडा और कुछ अन्य चीज़ मिलाई जाकर उससे एडिबल ऑयल बनाया जा रहा था, कुकिंग ऑयल बनाया जा रहा था। तो इस पर फूड के द्वारा उसको सैंपल को जब्त कर लिया गया। कुल 1100 लीटर उसको जब्त कर लिया गया है और सैंपल को जांच के लिए भेजा जा रहा है। जशपुर के दूरस्थ गांव तक पहुंचाने के लिए जान जोखिम में डालकर भी अपनी ड्यूटी करने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मनोरा विकासखंड में अलोरी से मतलोंगा गांव तक जाने के लिए पुल नहीं है। ऐसे में रस्सी के सहारे बांस की अनोखी नाव का सहारा लेना पड़ता है। इन दिनों जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिशु संरक्षण माह आयोजित किया जा रहा है और इसी कड़ी में एएनएम पुष्पा भगत बांस से बनी नाव में सवार होकर गांव पहुंची और महिलाओं के साथ नवजातों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई। इंदौर में कोरोना काल के किसानों की सुविधा के लिए रेलवे और कृषि मंत्रालय ने किसान ट्रेन शुरू की। कम समय में ही ट्रेन को बेहतर रिजल्ट मिला, लेकिन रेलवे ने इसे कई महीनों से बंद कर रखा है। अब एक बार फिर किसान ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। किसान संगठनों की तरफ से रेलवे को पत्र लिखे जा रहे हैं। दरअसल किसान ट्रेन में किसानों को 50% की छूट दी जाती थी, जिससे किसानों की उपज और उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए मिला। इंदौर और आसपास के इलाकों के किसानों का आलू, प्याज, लहसुन को दूसरी राज्य भेजा गया था, जहां पर किसानों की मांग पर सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि रेल मंत्री से बात कर जल्द ही किसानों की ट्रेन को शुरू किया जाएगा। वहीं रेल अधिकारी का कहना है कि रेलवे के पास इसे चलाने के लिए रैक की कमी हो गई है, इसके लिए एक ड्राफ्ट मंत्रालय भेजा है। अभी हमने फिलहाल प्रपोजल भेजा है और पार्टियों से हमें डिमांड ऑफर भी आए हैं कि इसमें क्या है कि किसान को 50% तक डिस्काउंट रहता है, सब्सिडी रहती है। इसकी वजह से ये काफ़ी इसका वो रहा था और अब आने वाले टाइम में अब वो डिमांड अगर मान ली जाए तो ट्रेन चलेगी। देखिए, किसानों की बात आई है और हमने रेलवे मंत्रालय कही है शीघ्र ही ये रेल फिर से प्रारंभ होने वाली है किसानों के लिए। कि इसमें ये था कि जो पहले से ही डिमांड चल रही थी उसमें आई है, अभी हमने डिमांड भेजी है और मुझे लगता है शीघ्र ही किसानों के लिए किसान रेल चलेगी। रायपुर स्थित धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र सालासर धाम मंदिर परिसर में फैशन शो आयोजित किए जाने पर बवाल खड़ा हो गया है। अग्रसेन धाम के पास सालासर मंदिर परिसर में आयोजित इस फैशन शो पर आपत्ति जताते हुए बजरंग दल ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। माहौल इस कदर गर्माया कि पुलिस बुलानी पड़ गई। विरोध के बाद कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। साथ ही बजरंग दल ने आस्था से खिलवाड़ को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। ये नजारा है राजधानी रायपुर के छेरीखेड़ी में स्थित आस्था के केंद्र सालासर धाम मंदिर का। विवाद की वजह है एक फैशन शो जिसे मंदिर परिसर में किया जा रहा था। ये बात जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पता चली तो सालासर मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर में इस तरह की फुहड़ता का विरोध किया, साथ ही चेतावनी भी दी कि धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाले कार्यक्रम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की आयोजनकर्ताओं के साथ जमकर बहस हुई। हंगामा होता देखकर फैशन शो में शामिल मॉडल्स को बाहर निकालना पड़ गया। हंगामा इस कदर बढ़ा कि पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फैशन शो को रद्द करना पड़ा। बजरंग दल ने अग्रवाल महासभा रायपुर की ओर से मंदिर परिसर में ऐसे आयोजन की अनुमति दिए जाने पर भी सवाल खड़े किए। इसके बाद बजरंग दल ने आयोजन समिति के 6 पदाधिकारियों के खिलाफ तेलीबांधा थाने में नामजद शिकायत दी है। कुछ लड़कियों को छोटे वस्त्र पहना के उस मंदिर के परिसर में घुमाया जा रहा था।
जिसका विरोध बजरंग दल ने किया और उस कार्यक्रम को तुरंत बंद करवाया। धार्मिक भावनाएं अहित हुई है, ऐसा कार्यक्रम बिल्कुल भी मंदिर परिसर में नहीं चलना चाहिए और फैशन का दूर दूर तक मंदिर से कोई भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अग्रवाल समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने भी सालासर धाम जैसे धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र में फैशन शो की अनुमति पर कड़ी आपत्ति जताई। बताया जा रहा है कि इस विवादित फैशन शो की अनुमति अमित अग्रवाल ने ली थी। सालासर प्रबंधन के मुताबिक मंदिर परिसर में होने वाले कार्यक्रमों की अलग अलग दरों में बुकिंग होती है, जिसमें सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम के लिए विशेष छूट दी जाती है। इसमें हैरानी की बात यह है कि अमित अग्रवाल ने अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष विजय अग्रवाल के कहने पर सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर आधे दाम पर इसकी अनुमति ली थी। वहीं पुलिस ने लिखित शिकायत के बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बुकिंग जो हुआ था वो एक सामाजिक कार्य के लिए हुआ था वो, और उसके बाद ये फैशन शो का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा करवाई गई थी ये बुकिंग? एक्चुअली एक अमित अग्रवाल जी हैं जी, तो उनके नाम से बुकिंग हुआ था जी। और जो हमारे अभी मतलब जो प्रेसिडेंट बने विजय अग्रवाल जी, तो उनके द्वारा ये बुकिंग हुआ था। ये अग्रसेन सालासर धाम के आसपास ये फैशन जो कंपटीशन था वो हो रहा था। इस पर उनके द्वारा अनुमति भी ली गई थी। वहाँ पर जब कार्यक्रम अंतिम चरण में था उस समय बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता पहुँचे थे और फिर वहाँ पे सहमति से वो बंद हुआ था। धार्मिक स्थल पर ऐसे फुहड़ आयोजन को बंद कराने के बाद बजरंग दल ने इस पर केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही सभी समाज से अपील की गई है कि ऐसे विवादित आयोजनों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। बढ़ते आगे और बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पर शराब की दुकान पर पहुंचे एक शराबी की ठेका कर्मचारियों ने पिटाई कर दी और उसकी हत्या कर दी। घटना हजीरा थाना क्षेत्र के यादव धर्म कांटे की है। घटना उस वक्त हुई जब शहर में पुलिस हाई अलर्ट पर थी। शराब की दुकान और बाहर लगे CCTV कैमरे में हत्या की वारदात कैद हो गई है। कत्ल के बाद हत्या करने वाले भाग निकले। उधर मृतक के परिजन ने ठेकेदार और उसके कर्मचारियों पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला हजीरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर न्यू ग्रेसिम विहार कॉलोनी निवासी 48 साल के श्याम शिवहरे की हत्या की गई। श्याम शिवहरे को शराब की लत थी। यादव धर्म कांटे की शराब की दुकान पर अक्सर शराब पीने जाता था। श्याम शिवहरे दोपहर के वक्त शराब की दुकान पर गया था, लेकिन वहां से जिंदा वापस नहीं लौटा। दुकान स्टाफ ने उसे पीट पीट कर मार डाला। श्याम को क्यों मारा, इसकी वजह सामने नहीं आई। सबको जानता है वो क्या आता चलाता है। चलिए, तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत संगीत का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।